नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, एसिंग आंसर राइटिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो जीएस 2 में कैसे आंसर राइटिंग लिखनी है, क्या कीवर्ड होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे आप डायग्राम्स जीएस 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इंकॉर्पोरेट करें, तो इन सारे टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगेन जैसा यूजुअल हमारा पैटर्न होता है वैसे ही हम कवर करेंगे। इनिशियली क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, कुछ उस पर चर्चा होगी, और उसके बाद फाइनली एक क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जो पढ़ाया है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। तो आपके मन में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसे वहां पर पोस्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, अन्य कोई भी आपके मन में सवाल है तो जरूर वहां पर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड हो या अन्य कोई भी सवाल हो तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे पॉलिटी में किस प्रकार के सवाल आते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। तो एक तो आता है कि स्टैटिक क्वेश्चन, जो कि लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है और उसके बेसिस पर अगर आपने क्लासेस की हैं तो आपको डेप्थ में वो कवरेज मिल जाएगी। जैसे कि पहला सवाल आप देख सकते हैं, तो डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट the principle of strict separation of powers and rather it is based on the principle of checks and balances. Explain. तो यहां पर आपको, अगर आपने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ा है, चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में पढ़ा है, जो कि स्टैटिक चीज है, जो कि बहुत सिंपल चीज है, लक्ष्मीकांत अगर आपने सीरियसली पढ़ी है तो आप जरूर इसके बारे में जानेंगे। तो जरूरी है यहां पर आप कुछ मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा है, लॉक ने क्या कहा है, इन सबसे थोड़ी सी ज्यादा देखिए, आपको ये कीवर्ड्स हैं, बस थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। जैसे कि आप पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा के ऊपर आप ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स न जाने क्या क्या डालते हैं, तो अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो स्वाद बिगड़ जाएगा। तो कुछ वैसे ही बस आपको स्प्रिंकल करना है। यहाँ पर आपको कुछ थिंकर्स को इतना ना खींच लाएं कि लगे कि आपने ऑप्शनल की आंसर लिखी है, नहीं, वैसी नहीं होनी चाहिए। बस स्प्रिंकल करते हुए आप सिंपली मूव कर सकते हैं, क्या सेपरेशन ऑफ पावर होता है, और आप बता दें चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, कैसे इंडिया में चेक्स एंड बैलेंसेस किए गए हैं, और कैसे सेपरेशन ऑफ पावर को कुछ एक्सट्रीम नहीं है, कुछ बैलेंस किया गया है। तो यही आपसे पूछा गया है, यही आपको बताना है। तो ये स्टैटिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लक्ष्मीकांत पढ़िए और उसके बेसिस पर अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएगा। वैसे ही दूसरा आप देख सकते हैं, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म की बात आप करेंगे, कहां से इंडिया का सेक्युलरिज्म है, कैसे इंडिया का सेक्युलरिज्म अगर आप देखें तो अशोकन ट्रेडिशन से आप खींचते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है जो फ्रांस से उत्पन्न हुआ है उसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन है स्टेट एंड रिलीजन में। स्टेट डज नॉट इंटरवीन इनटू रिलीजियस अफेयर्स, लेकिन इंडिया के केस में वैसा नहीं है, स्टेट कैन इंटरवीन इनटू रिलीजियस अफेयर्स एज वेल। तो कैसे इंडिया का सेक्युलरिज्म अलग है उस पर चर्चा की गई है। तो अगेन जब सेक्युलरिज्म टॉपिक पढ़ाया जाता है तो हम अच्छे से कवर कराते हैं वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। वैसे ही स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आप देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपने लक्ष्मीकांत में अटॉर्नी जनरल वाला चैप्टर पढ़ा है तो उन्हीं पर सवाल पूछ दिया कि अटॉर्नी जनरल चीफ लीगल एडवाइजर हैं एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं। डिस्कस करें यानी सिंपली बताएं व्हाट वाई हाउ, जो भी इसके बारे में बताना है। कौन है अटॉर्नी जनरल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ये बताएं, क्या क्या काम है बताएं, क्या क्या पावर्स दिए गए हैं बताएं, और क्यों वो अगर चीफ लीगल एडवाइजर एंड चीफ लॉयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये बता दें। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत में आपको मिलेगा। वैसे ही सीएजी की ऑफिस के बारे में भी सेम पूछी गई है बात। तो टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट क्या होता है, रेंज ऑफ पावर्स क्या होते हैं, तो आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको नहीं आता, जो कि आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। तो कुछ स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर टॉपिक से आपको देखने मिलेंगे यहां पर, जैसा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हम देखें, जो कि काफी सवाल आते हैं जिन पर, वो है करंट में। तो स्पेशली जो बिल्स हैं, अगर कोई टेबल किया गया है जिस पर काफी चर्चा हुई है, या कोई एक्ट है जो सरकार ने पास किया है रिसेंटली, या कोई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, फॉर दैट मैटर इवन हाई कोर्ट, अगर कोई ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी अक्सर आए दिन इन पर सवाल पूछती है। यूजुअली ये कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू नहीं होता, इन सब पे कई एडिटोरियल्स आ चुके हैं, कई चर्चा हो चुकी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाटरशेड इवेंट्स हैं ये सारे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट
ने अगर वर्डिक्ट दिया है तो इस पर यूपीएससी सवाल पूछ लेती है। जैसे कि आरटीआई एक्ट को अमेंड किया गया था हाल फिलहाल में, तो उससे उसकी ऑटोनॉमी पर इंपैक्ट होगा, ऐसा काफी एनालिस्ट का कहना था, और उसकी इंडिपेंडेंस भी इंपैक्टेड हुई है। तो वही आपसे पूछा गया है, डिस्कस कीजिए कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं और कैसे आप अगर देखें तो उसकी ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस पर इंपैक्ट हुआ है, बताएं। तो ये अगर आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स में आपको ये सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट आप देखें तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट सरकार ने पास किया, तो उस पर आपसे सवाल पूछा गया। तो उसके क्या क्या मैकेनिज्म है जिससे डिसेबल्ड पॉपुलेशन हमारी इंपावर हो सकती है, और उससे क्या क्या बेनिफिशियरीज को क्या क्या कैसे वो सोशल इंक्लूजन होगा उनका, उस पर सवाल पूछा। तो स्ट्रेट अवे अगेन एक एक्ट पास हुआ, तो उससे यूपीएससी ने पूछ दिया। नेक्स्ट आप अगर देखें तो दिल्ली और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में या अदर एलजी के बीच में जो खींचातानी चल रही थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया था। तो उस जजमेंट पे आप अगर देखें जुलाई 2018 में जजमेंट आई थी और काफी इसको न्यूज में कवर किया गया था, काफी एडिटोरियल आए थे, और आप देख सकते हैं यूपीएससी ने एज इट इज इसको पूछ दिया कि डिस्कस वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन सेटल द पॉलिटिकल टसल बिटवीन एलजी एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो क्या जजमेंट है, आप जब तक नहीं जानेंगे, जब तक उसको नहीं लिखेंगे, उसके बिना आप कैसे कहेंगे कि हाँ ये टसल को सेटल करने वाली है या नहीं करने वाली है। तो बहुत जरूरी है कि इन सारे टॉपिक्स में आप जजमेंट्स को जाने, तभी तो उसकी एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये सब एडिटोरियल में आपको मिलेगा, एंड जो भी हम भी करंट अफेयर्स कवर कराते हैं उसमें भी आपको ये सब मिलेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऐसे ही सवाल आया है, पुट्टास्वामी वर्डिक्ट जब आई थी सुप्रीम कोर्ट की, द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्रिवेसी। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट था, बहुत बड़ा जजमेंट था, तो इसके बारे में आपसे सवाल पूछ लिया गया, क्या फंडामेंटल राइट्स का स्कोप है। तो अगर आप वो जजमेंट नहीं जानेंगे तो आप कैसे आंसर करेंगे। तो ये सारे सवाल हैं करंट अफेयर्स से बेस्ड, तो स्टैटिक्स से भी आता है, करंट अफेयर्स से भी आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें गवर्नेंस, गवर्नेंस से दोस्तों क्वेश्चन स्टैटिक्स से भी आते हैं, करंट से भी आते हैं। अगर स्टैटिक्स से आप देखें तो ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यूपीएससी आए दिन घुमा फिरा के कभी 4th IR से लिंक करके, तो कभी सिंपली ई गवर्नेंस के बारे में बता दो तो आपसे पूछेगी। तो गवर्नेंस में ई गवर्नेंस हो गए, कुछ नया रिफॉर्म आया है, कोई नया अप्रोच आया है, सरकार ने कोई नई स्कीम आई है विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज, उसको कैसे मॉडर्नाइजेशन करना है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ तो स्टैटिक सवाल हैं, इसके सिवा आप काफी करंट बेस्ड क्वेश्चन गवर्नेंस वाले टॉपिक से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, तो काफी न्यूज में था एक टाइम में, लोकसभा स्टेट असेंबली में साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही थी। तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्या कैसे पब्लिक में अकाउंटेबिलिटी, क्या सच में रिडक्शन होने वाला है साइमल्टेनियस इलेक्शन से, तो ये सब कुछ पूछा गया है। तो ये सब इन न्यूज है, करंट अफेयर से बेस्ड है। वैसे ही आप देखें तो पॉलिटी में ही जब प्रेशर ग्रुप्स वगैरह की बात की जाती है, तो अगेन उससे भी आपको एक सवाल दिखेगा। तो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो यूपीएससी ने पूछ दिया कि व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया एंड हाउ इफेक्टिव आर दीज मेथड्स। तो क्या क्या मेथड्स फार्मर्स के पास हो सकता है, तो वो सब आप लिखेंगे। क्या प्रेशर ग्रुप्स बना सकते हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं प्रोटेस्ट के, आपको लिखना होगा। हो सके तो इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स स्प्रिंकल करेंगे, आर्टिकल 19 की बात करेंगे, क्या उसमें लिमिटेशन है उसकी भी बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक आंसर बना सकते हैं। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो समझ आए। तो यही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको देखने मुख्यतः मिलने वाले हैं। रूल ऑफ थंब दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड रहने वाला है 10 मार्कर क्वेश्चन, यानी 10 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। 1.5 से 2 पन्ने में लिखना है, 7 मिनट में आंसर लिखना है। 15 मार्कर क्वेश्चन है, यानी 15 पॉइंट्स होने चाहिए, 2.5 से 3 पन्ने में लिखना है, आपके पास 11 मिनट होंगे। तो अप्रोच क्या होना चाहिए आपका पॉलिटी में, तो एज यूजुअल जब भी आप सवाल पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उसमें सब हेडिंग्स ढूंढें, क्या क्या सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो वो सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। जैसा मैं हमेशा से बताता आया हूं, वो सब पार्ट को, सारे सब पार्ट को आपको एड्रेस करना होगा, सारे सब पार्ट को आपको एड्रेस करना होगा, और स्मार्टली डिसाइड कीजिए कि सब पार्ट में कितना आपको वेटेज अपने आंसर में देना है, कौन सा इंपॉर्टेंट सब पार्ट है, ये आपको स्मार्टली खुद से उसी मोमेंट एनालाइज करना होगा। तो सारे सब पार्ट्स को एड्रेस करें और उसी से आप अपनी सब हेडिंग बनाएंगे। सब हेडिंग बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, तो जो क्वेश्चन में आपको सब पार्ट्स दिख रहे हैं उसी से वर्ड्स लेके आप सब हेडिंग बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर का काम भी तो भैया हमें आसान करना है।
अगर एग्जामिनर का काम आसान नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं। ये तभी लीस्ट एफर्ट में एग्जामिनर कर पाएंगे अगर आप उनको सब पार्ट्स में जो क्वेश्चन में वर्ड्स हैं वही वर्ड से आप सब हेडिंग बना दें। नेक्स्ट क्या करें, इंट्रोडक्शन पढ़ते ही आपको, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन क्या जाएगा आपके इस आंसर में आपको सोचना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपको 7 मिनट दिया गया है सवाल पढ़ के लिखने के लिए, तो उसी में आपको क्वेश्चन पढ़ते ही 2 बार सवाल पढ़िए, लेकिन सवाल पढ़ते ही आपको क्या इंट्रोडक्शन बैठेगा, क्या एप्ट इंट्रोडक्शन होगा, वो आप सोचना शुरू कीजिए। अब पॉलिटी में अलग अलग इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है कि डेफिनेशन बेस्ड है, जैसे कि क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर, उसको डिफाइन करेंगे। या फिर कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा सीएजी की बात हो रही है, तो सीएजी में अब सीएजी की ऑफिस क्या है बता सकते हैं, लेकिन आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में सीएजी मेंशन्ड है आप वहां से शुरू कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करते हैं। वैसे ही कोई न्यू क्वेश्चन हो सकती है जो कि इन न्यूज है, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट पर सवाल आया, तो आप इन न्यूज है तो क्या न्यूज बैकग्राउंड है उस टॉपिक का, आप वो कवर करेंगे, तो न्यूज बैकग्राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर कुछ क्वेश्चन में फेमस थिंकर्स से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सवाल आता है फेडरलिज्म पर, इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म पर, तो कोई फेमस थिंकर किन्होंने कुछ कहा हो, किसी ने कहा होगा कि भैया इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म, या फिर फेडरलिज्म विद अ यूनिटरी टिल्ट, तो अलग अलग लाइंस कहे गए हैं, तो ये सब आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा। तो वो सब बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे आपके इंट्रोडक्शन में, हो सकता है कंक्लूजन में भी आप उसी को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका होगा इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्या हो, डायग्राम्स। दोस्तों अब यहाँ पे दिक्कत आती है, लोग कहते हैं सर पॉलिटी में डायग्राम कैसे बनाएंगे, बहुत मुश्किल है, पॉलिटी गवर्नेंस डायग्राम कैसे जाएगा। तो दोस्तों पॉलिटी गवर्नेंस में डायग्राम सच में मुश्किल है, लेकिन अगर आप दिमाग को ट्रेन करेंगे ना तो आप आंसर को पिक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं। तो आप क्या करें, इस प्रकार के डायग्राम्स आप बना सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, शुड समथिंग बी अलाउड, तो पॉइंट्स इन फेवर क्या है ऐसे बनाइए, पॉइंट्स अगेंस्ट क्या बनाइए और दोनों तरफ लिख दीजिए, तो एक पिक्टोरियल टच आपके आंसर को मिल रहा है। तो इस प्रकार से भी आप डायग्राम बना सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये चीज, तो ये वाला डायग्राम अभी छुप रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा कि यूथनेशिया की बात हो रही है, शुड इट बी अलाउड, शुड इट बी रिजेक्टेड, तो आप देख सकते हैं। तो ये भी अप्रोच आप कर सकते हैं। इसके सिवा आप क्या कर सकते हैं, इसके सिवा आप कर सकते हैं कि भाई इस प्रकार से कोई 2 डायमेंशनल आंसर है, क्या एडवांटेजेस हैं क्या चैलेंजेस हैं, तो आप ऐसे लाइन खींचेंगे, एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिख देंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है 10 मार्कर के लिए, जब आपके पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, वक्त कम है, तो आप यूज कर सकते हैं। अगेन आपको बताना चाहूंगा, पॉलिटी का पेपर बहुत लेंदी भी लोगों को लगता है, एथिक्स एंड पॉलिटी, तो इसमें स्मार्ट होना बहुत जरूरी है कि आप इस प्रकार से आंसर को मोल्ड कर सकें। वैसे ही 3 डायमेंशनल आंसर है, गुड गवर्नेंस के क्या 3 एस्पेक्ट हैं, आप कुछ इस प्रकार से यहां पर कवर कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर है, तो क्यों हो रही है चाइल्ड लेबर, सोशल इश्यूज की बात करें तो पॉलिटिकल फैक्टर कारण क्या है, सोशल फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, या फिर आप इस प्रकार से भी अलग अलग लिख सकते हैं। चाइल्ड लेबर, कॉजेज बिहाइंड चाइल्ड लेबर, सोशल ऐसे लिख दिया आपने, इकोनॉमिक यहाँ पर ऐसे लिख दिया आपने, पॉलिटिकल यहाँ पर आपने ऐसे लिख दिया। तो इस प्रकार से भी आप डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। वैसे ही स्कीमेटिक्स की बात करें तो 4 डायमेंशनल आंसर है, तो अलग अलग एस्पेक्ट आप कवर कर सकते हैं। एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया क्यों है, तो इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूं। वैसे ही आप अन्य किसी डायमेंशन को भी पॉलिटी में कि भाई क्या क्या पावर्स ऑफ सीएजी हैं, तो यहाँ पर ऐसे 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 आप 4 पावर लिख सकते हैं। कि क्या अकाउंटेबिलिटी है, तो बिल की बात कर रहे हैं, तो बिल के क्या एडवांटेजेस ऑफ द बिल क्या क्या है, पॉइंट्स इन फेवर क्या, आप इस प्रकार से भी 4 लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पर सब हेडिंग डालेंगे, सब में ऐसे सब हेडिंग होना चाहिए, तो इस प्रकार से आप डायग्रामेटिक तरीके से लिख सकते हैं। आप इस प्रकार का ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे कितनी खूबसूरती से इशू किया गया है। स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है इंडिया में, तो टैक्स टेररिज्म, टैक्स को लेके कंप्लायंस नहीं होता टैक्स में, इनएडिक्वेसी ऑफ लॉज हैं, इंस्टीट्यूशनल कमियां क्या हैं, तो उनकी बात हो रही है। एनएचआरसी की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर क्या है, इश्यूज क्या प्लेग हो रहे हैं, रिफॉर्म्स क्या सजेस्टेड हैं, फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको ये स्मार्टली करना होगा और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। मैं आपको बस एक टूल दे रहा हूं, ये टूल आपको तराशना है, ये आपके हाथ में है। सब्सटेंस अब्यूज इन इंडिया क्यों हो रही है, ऐसे आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बता रहा जो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, सब कुछ वही है जो टॉपर्स करते आ रहे हैं, जो वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं है कि पॉइंट वाइज लिखने वालों के मार्क्स नहीं आ रहे,
बट कम देखने मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स अगर आप देखें तो इफेक्टिव स्पेस मैनेजमेंट एज वेल एज मोनोटोनी ऑफ आंसर को ब्रेक करने के लिए वो इस प्रकार का अप्रोच यूज करते हुए दिख रहे हैं, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 4 डायमेंशनल आंसर है तो आप इस प्रकार से पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, हब एंड स्पोक मॉडल का यूज कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो अगर 6 पॉइंट है तो इस प्रकार से हेक्सागोनल पैटर्न में आप बना सकते हैं, तो इफेक्टिव स्पेस मैनेजमेंट भी होगा। वैसे ही गवर्नेंस में सिटीजन चार्टर है तो उसके क्या क्या बेनिफिट है, आप छोटा सा लिख सकते हैं कि हाँ क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी आती है, टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, और इन सब से क्या होता है, गुड गवर्नेंस होता है। तो सिटीजन चार्टर से गुड गवर्नेंस होती है। तो ये सब कुछ टॉपिक है जो कि सिटीजन चार्टर वगैरह गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, और ये एथिक्स में भी काम आता है क्योंकि उसमें भी गवर्नेंस से काफी सवाल ऑफ लेट देखने मिल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको बनाने हैं, कैसे बनाने हैं आपको बता दिए। इसके सिवा आपके आंसर में, पॉलिटी के आंसर में पॉलिटी वाले कीवर्ड्स होने चाहिए। तो ये कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो इनको आप जरूर इनकॉर्पोरेट करें। तो कुछ कीवर्ड्स आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, रादर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो आपको फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज याद होने चाहिए, डीपीएसपी याद होने चाहिए। प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में अपने आप में भरमार है कीवर्ड का, जस्टिस है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल टाइप ऑफ जस्टिस। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सोशल जस्टिस इंश्योर करता है ये, इकोनॉमिक जस्टिस ये कैसे इंश्योर करता है, कोई टॉपिक पॉलिटिकल जस्टिस कैसे इंश्योर कर रहा है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए बात हो रही है सेक्युलरिज्म पे, तो इससे कैसे इक्वालिटी हो रही है, कैसे फ्रेटर्निटी हो रही है, तो ये सारी टर्म्स आप गिराएंगे। वैसे ही फंडामेंटल राइट में कहां से सेक्युलरिज्म की बात की गई है उसकी बात करेंगे। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है उसकी बात आप कर सकते हैं। डीपीएसपी स्टेट की क्या जिम्मेदारियां हैं उसको आप बता सकते हैं। इसके सिवा कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। सीएजी पे, सुप्रीम कोर्ट पे, फाइनेंस कमीशन पे आप इंट्रोडक्शन में आर्टिकल से लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा, हाँ भैया ये पढ़ के आया है, आगे हवाबाजी कम होगी, लगता तो है सब कुछ पढ़ के आया। तो एग्जामिनर भी इंटरेस्ट लेके आपके पेपर को चेक करेगा, रादर करेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी में जजमेंट्स। जजमेंट्स आपको मालूम होने चाहिए। तो अब ऐसा मत कीजिएगा कि किताब खरीद लाइए जजमेंट पे, तो आपको वकील नहीं बनना है ना भाई, आपको तो एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए लक्ष्मीकांत में जितने जजमेंट दिए गए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, आप एक अच्छा आंसर में लिख सकते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है जो आप एग्जाम में पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं और वो पॉइंट्स में एग्जाम में कन्वर्ट नहीं होता है तो आप बर्बाद कर रहे हैं अपना वक्त तो और एनर्जी भी, तो वो ना करें। नोट्स भी खराब हो रहा है, काम की चीजें उसमें नहीं जा रही हैं। तो क्या करें, कीवर्ड्स 3-4 पन्ने में बना दें सारा। आपके पास एक नोट्स होना चाहिए जिसमें 3-4 पन्ने का नोट्स हो, और ये 3-4 पन्ने में क्या हो, बस और बस कीवर्ड्स हो। और एग्जाम के पहले आप क्या करेंगे, ये कीवर्ड्स रिवाइज करेंगे, और एग्जाम में क्या करेंगे, कीवर्ड्स उगलना शुरू करेंगे। तो ये तरीका रखिए। जजमेंट्स मालूम होने चाहिए। कोलो केस, केशवानंद भारती, बेरूबारी यूनियन, शाहबानो केस, पुट्टू स्वामी केस में क्या आया, क्या वर्डिक्ट हुआ, तो ये सारे इनके रेफरेंस में आप लिखेंगे तो आप +½ +1 इस प्रकार से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके सिवा रिपोर्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सरकारिया कमीशन ने क्या कहा है, पंछी कमीशन ने क्या कहा है, सेकंड एआरसी में क्या है, नीति आयोग में क्या है, तो इस प्रकार से बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। इसके सिवा अन्य टॉपिक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी आपको मिलेंगे, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते हैं तो थोड़ा स्मार्टली क्या करेंगे, इन लाइट ऑफ सरकारिया कमीशन वी शुड डू दिस। एटलीस्ट आपको ऊपर से तो मालूम होना चाहिए कौन से कमीशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, बाकी आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट खोल के देखिए, कई पन्नों की है, एग्जामिनर ने भी नहीं पढ़ा होगा, ये हम मान के चल सकते हैं। वैसे ही आप क्या करें, नीति आयोग के रिपोर्ट में लाइट में हम ये चीज हमें करनी चाहिए, लेकिन ये कीवर्ड आपको गिराना है, इन लाइट ऑफ सरकारिया कमीशन, इन लाइट ऑफ पंछी कमीशन, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या की रिकमेंडेशंस हैं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्या हुए, सारे हमारे कीवर्ड्स हुए। तो कीवर्ड्स भी अब हम जब जान गए हैं तो कीवर्ड्स की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। डायग्राम्स भी आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। तो टोटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंट्रोडक्शन होगी 2 से 3 लाइन में, जिसमें अलग अलग तरीके का होगा, न्यूज बैकग्राउंड होगा, डेफिनेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होगा, अलग अलग प्रकार के इंट्रोडक्शन आपको देखने मिल सकते हैं। फिर क्या होगी, बॉडी में
सब हेडिंग्स होगा, जैसा क्वेश्चन में पार्ट्स पूछे गए हैं उनके अनुसार आप सब हेडिंग बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगेन डायग्राम्स आपके कैसे होंगे, तो अगेन डायग्राम्स वाला अगर आपने अब तक लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, अनलीशिंग द पावर ऑफ डायग्राम्स आपको मिलेगा, एक वीडियो है तो उसको जरूर देखिएगा। इसके सिवा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो कीवर्ड्स नहीं गिराए तो आपका आंसर वेग हो जाएगा। तो पॉलिटी के आंसर में पॉलिटी लाइक आंसर दिखना चाहिए। पॉलिटी लाइक आंसर कैसे बनेगा, कीवर्ड्स बनेंगे। तो हर आंसर का, हर पेपर का अपना कीवर्ड का सेट है, तो वो कीवर्ड के सेट में ही आपको आंसर लिखना है, तो ही आपको 90 से 110 पहुंच पाएंगे। 90 से 110 में कंटेंट में 0 अंतर होता है, यकीन मानिए। अंतर क्या होता है ना, हर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल कीवर्ड, कुछ एडिशनल डायग्राम होते हैं जो 0.5 एवरेज से एक्स्ट्रा स्कोर करवाता है और वही उनको आईएएस बनाता है। तो वो कीवर्ड्स का यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन 2 प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पे पॉलिटी में। एक वे फॉरवर्ड अप्रोच हो सकता है जिसमें आप कुछ सोल्यूशन देंगे। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट कीजिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो रिपोर्ट के, जैसे सरकारिया कमीशन ने उस पर कुछ कहा है, पंछी कमीशन ने कुछ कहा है, तो उसके लाइट में आप अपना व्यू पॉइंट देंगे। तो अपना व्यू पॉइंट दे दीजिए, कंक्लूजन हो गया, एज गिवन बाय सरकारिया कमीशन वी शुड अडहेयर टू दिस, या फिर एज इंश्राइंड इन पुट्टुस्वामी वर्डिक्ट समथिंग 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 मस्ट बी डन। तो इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं, तो आपका भी यही व्यू पॉइंट होगा। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। पिछले साल का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया? साइट सम रीसेंट एग्जांपल्स टू वैलिडेट योर आंसर। यानी कि आपको बताना है इंडिया के फेडरेशन में कोऑपरेशन कैसे देखने मिल रही है, कंपटीशन कैसे देखने मिल रही है, कन्फ्रंटेशन कैसे देखने मिल रही है, और इन सब को बताते टाइम आपको एग्जाम्पल स्प्रिंकल करने हैं। यही पूछा गया है ना क्वेश्चन में। तो क्या आप इतने सब पार्ट्स आइडेंटिफाई कर पाए क्वेश्चन में? सबसे पहले तो ये करना था। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो अब सवाल उठता है कि मैं इंट्रोडक्शन कैसे करूं। एक इंट्रोडक्शन हो सकता है कि मैं फेडरेशन का, फेडरलिज्म का डेफिनेशन दे दूं, बट इसमें मजा नहीं आएगा। मेरे पास ज्यादा अच्छा है ना, लक्ष्मीकांत पढ़ी है मैंने, बेसिक भी, तो मुझे तो मालूम है। मॉरिस जोन्स ने कुछ कहा है कि इंडियन फेडरलिज्म को उन्होंने कहा है, ये क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया। एक लर्नेड अप्रोच, एक पढ़े लिखे आदमी का इंट्रोडक्शन दिख रहा है। तो अब मेरे आंसर को एग्जामिनर भी थोड़ा सीरियसली लेंगे। तो मॉरिस जोन डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरलिज्म एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। क्लियरली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बार्गेन, जब बार्गेन होता है तो देयर विल बी एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन। तो मॉरिस जोन्स ने कहा है इंडियन फेडरलिज्म इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। जब बार्गेनिंग होती है तो उसमें कोऑपरेशन होता है, कंपटीशन होता है, कन्फ्रंटेशन भी होता है कभी कभी। तो अब इसी को, ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। और उसके बाद बॉडी में जाने के लिए, बॉडी में जाने के पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक कनेक्टर लगाऊंगा। तो बॉडी में घुसने के पहले ये क्या है, एक कनेक्टर है, जो कि इंट्रोडक्शन टू बॉडी में फिसाड जंप नहीं होना चाहिए। कनेक्ट करते हुए मैं बॉडी में जा रहा हूं। अबव कैन बी डिपिक्टेड इन इंडिया बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ये कैसे इंडिया में कोऑपरेशन, कंपटीशन, कन्फ्रंटेशन दिखता है, एग्जांपल से बताइए। तो देखिए अब मैं दिखाता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, आंसर को 3 सब पार्ट्स में बांटूंगा, कोऑपरेशन इन इंडिया, कंपटीशन इन फेडरलिज्म, कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। तो देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा कोऑपरेशन इन इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। तो इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेंटर और स्टेट क्या कर सकते हैं, हैंड्स ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन। इट कैन बी सीन, नंबर 1, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन में दिखाऊंगा। अब मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक तरफ तो मैं दिखाने वाला हूं कि भाई कैसे सेंटर स्टेट कोऑपरेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ मैं दिखाने वाला हूं इंटर स्टेट कोऑपरेशन, आपस में स्टेट कैसे कोऑपरेट करते हैं फेडरलिज्म में। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो मैं वो भी कवर करूंगा। तो सेंटर स्टेट कोऑपरेशन इन फेडरलिज्म कैसे हो रहा है, तो ये बेस्ट डिपिक्ट होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के द्वारा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या होता है, पैसे कौन देता है,
कैसे शेयर किया जाता है मुझे कमेंट में आप बताइएगा। तो इसमें मैं दिखाऊंगा कैसे मनरेगा है, तो इसमें राइट टू वर्क गारंटी किया गया है, लेकिन इसमें यूनियन गवर्नमेंट के भी पैसे जाते हैं, एफर्ट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि स्टेट्स कोऑपरेट करते हैं, और साथ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मनरेगा में। तो तीनों का कोऑपरेशन आपको देखने मिलता है। हो गया ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पीएम आवास योजना, क्योंकि लाइट ऑफ रिसेंट इश्यूज में आपको बताना है, तो पीएम आवास योजना की बात करूंगा। एफोर्डेबल हाउसिंग सबको मिल रही है। जल जीवन मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, तो ये सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बताते हैं कैसे आपको फेडरलिज्म में कोऑपरेशन देखने मिलता है, तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। वैसे ही अदर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स डिपिक्टिंग सेंटर स्टेट कोऑपरेशन मैंने बना दिया, यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। पीएम ग्राम सड़क योजना, कृषि सिंचाई योजना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, मिड डे मील्स, तो इस प्रकार से भी मैं एक डायग्राम में शो कर सकता हूं। नेक्स्ट में दिखाऊंगा सेंटर स्टेट कोऑपरेशन में ही नंबर 2 अदर देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। नेक्स्ट नंबर 2 क्या है? जीएसटी। तो जीएसटी हुई तो जीएसटी काउंसिल का निर्माण हुआ, तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों कोऑपरेट करते हैं और मिलके वन कंट्री वन टैक्स सिस्टम बनाते हैं, तो जीएसटी है सेंटर स्टेट कोऑपरेशन का जीता जागता रिसेंट मिसाल। तीसरा नीति आयोग है। नीति आयोग में जब प्लान बनाया जाता है तो फॉर्मुलेशन स्टेज में ही इनपुट ऑफ स्टेट्स भी लिया जाता है, तो स्टेट्स के साथ मिलके प्लान फॉर्मुलेशन होती है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटर स्टेट कोऑपरेशन। वैसे ही मैं इंटर स्टेट कोऑपरेशन की बात करूंगा, है ना, मॉडल ऑफ फेडरलिज्म में कोऑपरेशन है, तो स्टेट्स आपस में कैसे कोऑपरेट करते हैं, तो मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक इंटर स्टेट काउंसिल या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक जोनल काउंसिल की बात करूंगा, वो कैसे सिनर्जिस्टिक तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करवाते हैं। वैसे ही मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लाऊंगा रिवर इंटरलिंकिंग का, कि कैसे केन बेतवा लिंक कैनाल है, तो वो शो करता है एमपी और यूपी एक साथ आए हैं बुंदेलखंड रीजन के उत्थान के लिए, वो मैं शो करूंगा। तो ये भी क्या है? इंटर स्टेट कोऑपरेशन है। नेक्स्ट मैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है बता दिया, हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द स्टेट्स। तो अलग अलग तरीके से ये इंप्लीमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? इंडाइसेस के थ्रू होता है। तो नीति आयोग, यूनियन मिनिस्ट्रीज ढेर सारे इंडाइसेस बनाते हैं। इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स का प्लूरल इज इंडाइसेस, तो अलग अलग इंडाइसेस होते हैं, जिससे क्या होता है, स्टेट्स में हेल्दी कंपटीशन होता है। जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जैसे स्वच्छ भारत रैंकिंग, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। मैं चाहता तो ज्यादा अच्छा लगता, मैं इसको ऐसे डायग्राम से भी दिखा सकता था। अलग अलग इंडाइसेस जितने भी आपको याद आ जाएं आप बना सकते हैं। वैसे ही कंपटीशन होता है स्टेट्स के बीच में, तो इंडाइसेस में स्टेट्स क्या होती है, रैंकिंग होती है और एक दूसरे से कंपीट करते हैं, मैं ये बताऊंगा। वैसे ही मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करूंगा कि कैसे इन्वेस्टर समिट होता है, आजकल हर स्टेट इन्वेस्टर समिट करती है, एक दूसरे से कंपीट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए, और इसके लिए अपना लेबर लॉज को सिंप्लीफाई भी करते हैं, तो लैंड लॉज को भी सिंप्लीफाई करते हैं। उद्देश्य होता है उनके स्टेट में जॉब क्रिएशन हो, उनके स्टेट की टैक्स रेट्स इंप्रूव करें, जीएसडीपी ग्रोथ हो सके। तो इस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्टेट्स आपस में कंपीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल कर्नाटका, आंध्र प्रदेश पास्ट में एक दूसरे से कंपीट किए हैं टेक्नोलॉजी हब्स को अपने स्टेट में अट्रैक्ट करने के लिए। तीसरा कंपटीशन का एग्जाम्पल है बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट। तो उसमें एस्पिरेशनल डेवलपमेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है, जिसमें 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को क्या किया जा रहा है, तो वहां पर स्कीम का कन्वर्जेंस हो रहा है, ऑफिशियल्स कोलैबोरेट कर रहे हैं और हेल्दी कंपटीशन अमंग दी डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको देखने मिल रही है। तो ये सब आपको कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म भी देखने मिलता है भारत में। तो कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म टर्म भी आप यहां पर गिरा सकते हैं अगर आपको मालूम है। तो इस प्रकार से आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी शो कर दिए। तीसरा है कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। तो कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म क्या है? जब स्टेट्स, तो ये हो सकता है जब सेंटर और स्टेट आपस में कन्फ्रंट करें या फिर इंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन हो जाए, तो दोनों तरीके से कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म देखने मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, देखिए सेंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन कैसे होता है। तो मैंने भैया सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन का नाम तो सुना है और मुझे मालूम है सेंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था। तो मैं लिखूंगा बोथ सरकारिया कमीशन एंड पंची कमीशन हैव रेज्ड सेवरल पॉइंट्स ऑफ कंसर्न इन दिस रिगार्ड। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो कई पॉलिटिकल एनालिस्ट एलिज करते हैं कि जो डिस्क्रिशनरी पावर से गवर्नर के बाद एट टाइम्स पार्टीजियन वे में इस्तेमाल हो जाता है। मैं नहीं कहता, एनालिस्ट कहते हैं, ऐसा मैं लिखूंगा।
many political analysts allege. जिसमें एग्जाम्पल महाराष्ट्र में representatives from a political party was called to be sworn in as a CM in spite of not clear majority. तमिलनाडु में governor has been withholding anti-NEET bill for quite long without taking any decision. anti-NEET bill अटका हुआ है, गवर्नर वीटो करके बैठे हुए, पॉकेट वीटो टाइप रखा हुआ है, बस रखा हुआ है जेब में, कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा है. दिल्ली में, जो कि मुझे मालूम है स्टेट नहीं है तो इसलिए मुझे बताना होगा, अ यूटी विद अ लेजिस्लेचर उन्होंने कंप्लेन किया है कंटिन्यूअसली कि एलजी के साथ एलजी का इंटरफेरेंस होता है. और रिसेंटली पास गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था कि सेंटर कुछ कन्फ्रंटेशन हो रही है. पंजाब की बात करेंगे कि कैसे 3 फार्म लॉज जब बनाए गए थे तो पंजाब कह रहा था कि स्टेट सब्जेक्ट्स में सेंटर ने इंटरफेयर किया है. तो ये भी क्या है, सेंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन है. वैसे ही आर्टिकल 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गया. तो ये भी क्या हुआ, सेंटर ने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन था. वैसे ही रिसेंट लाइट्स में ऑल इंडिया सर्विस की बात करूंगा क्योंकि सरकारिया पंछी कमीशन ने कहा है ऑल इंडिया सर्विस में मिजोरम के सीएम ने डिमांड किया कि चीफ सेक्रेटरी का रिमूवल हो क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती और कोई डिफरेंट ऑफिशियल चाहिए. तो ऑल इंडिया सर्विस का भी मैंने रिसेंट एग्जांपल दिखा दिया कैसे सेंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन हो रहा है. सेंटर ने जो चीफ सेक्रेटरी भेजा वो उनको मान्य नहीं था, तो ये भी सेंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन का एग्जांपल है. इसके सिवा सेंट्रल एजेंसीज की बात करूंगा, डायग्राम के रूप से दिखा दूंगा क्योंकि जगह वर्ड्स मेरे पास कम है. तो महाराष्ट्र में एनसीबी वर्सेस स्टेट इन रिसेंट ड्रग्स केस देखने मिला, एज अ स्टेट मिनिस्टर इन रिसेंट ड्रग्स केस देखने मिला. वैसे ही सेंट्रल एजेंसी की बात करूंगा, वेस्ट बंगाल में कैसे सीबीआई का कंसेंट विड्रॉ कर लिया गया, वेस्ट बंगाल में एनआईए के वर्क को क्रिटिसाइज किया गया. तो ये सब क्या है, सेंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन के जीते जागते एग्जाम्पल है. नेक्स्ट पार्ट, मुझे तो कंप्लीट पिक्चर दिखानी है तो मैं इंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन की भी बात करूंगा. तो ऑफन स्टेट्स क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे से कन्फ्रंट कर लेते हैं. जैसे रिजर्वेशन इन जॉब्स, हरियाणा एमपी में वहां पे बिल आए हैं जिसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स लोकल्स के लिए ही रिजर्व किए जाएंगे. तो इसमें माइग्रेंट वर्कर्स में डिस्ट्रेस होगा और ये अगर ये अनचेक्ड कंटिन्यू करता रहा तो इससे फ्रैटर्निटी जो लोगों में एंजॉय की जा रही है देश के वो टूट सकती है. और माइग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए क्योंकि जब माइग्रेशन होती है तो एमलगमेशन होता है, लोगों में एक दूसरे के लिए टॉलरेंस होता है, सद्भाव बनता है और एक दूसरा सोसाइटी इस तरीके से आप देखें तो इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनती है. अगर आप उनको जॉब्स ही नहीं दोगे तो माइग्रेट क्यों करेंगे. तो देश के फ्रेटर्निटी में, एमलगमेशन में बड़ा दिक्कत हो सकता है. इस प्रकार से ये कन्फ्रंटेशन का एक मेजर कारण बना हुआ है स्टेट्स में. दूसरा, रिवर वाटर डिस्प्यूट, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, राइट लाइक सिचुएशन कर्नाटका तमिलनाडु में देखने मिलता है, कावेरी वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट. तो ये भी क्या है, इंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन है. तीसरा, कोविड मैनेजमेंट के दौरान जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उसमें जो जहां पे माइग्रेंट स्थायी रूप से, जहां पे माइग्रेंट टेम्पररी रह रहे थे जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, वहां से माइग्रेंट्स दिल्ली, वहां से माइग्रेंट्स को यूपी, बिहार, ओडिशा, इन सारे स्टेट्स में जाना पड़ा. तो इन स्टेट्स के बीच में कुछ कन्फ्रंटेशन देखने मिला कि आप मेरे वर्कर्स का ध्यान नहीं रख रहे. तो इस प्रकार की चीजें देखने मिली. तो ये भी क्या है, इंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन. तो अलग अलग एग्जाम्पल से क्या मैंने आंसर को एड्रेस किया. हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया. तो मैंने शो किया, बिल्कुल शेप किया है, रिसेंट एग्जाम्पल्स भी दिखा दिए और उससे मेरा आंसर वैलिडेट हो गया. आखिर में क्या बोलूंगा, कंक्लूजन. कंक्लूजन मतलब ये पढ़ के एग्जामिनर मुझे मार्क्स देने वाला है तो क्या करूंगा, और एक कीवर्ड, इन एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का कहना है फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक कीवर्ड, अच्छा इंप्रेशन गया, कुछ मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा एज से, कंपटीशन से मिल गया, उठा लिया मैंने. तो इसके बाद मैं क्या कहूंगा, क्लियरली कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड एट टाइम्स कन्फ्रंटेशन हैव शेप्ड इंडिया स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. इतने एग्जाम्पल से मैंने शो कर दिया, लेकिन कुछ एडवाइजरी भी दूंगा. क्या एडवाइजरी है मेरी, लास्ट में सजेस्टिव मेजर्स. हाउएवर, टू अटेन अ वेलफेयर सोसाइटी गवर्नमेंट शुड कोऑपरेट अ लॉट, compete when necessary and confront only with our developmental challenges या hurdles. एक अच्छा कंक्लूजन, ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा लग रहा है पढ़ के कि हाँ इस व्यक्ति के हाथ में देश की बागडोर जाएगी तो देश का भला हो सकता है.
क्या एग्जामिनर को गिल्ट तो नहीं होगा ना मार्क्स देते टाइम कि ये यार ये आदमी को अगर आईएएस बन गया तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा? वो गिल्ट तो नहीं आ रहा? क्या लग रहा है कि अच्छा व्यक्ति है, देश की बागडोर इसकी हाथ में दी जाई जा सकती है, ऑप्टिमिस्टिक है, सेंसिबल है, पढ़ा लिखा है, सारे वर्डिक्ट्स के लाइन में बात कह रहा है। क्योंकि देखिए जब आप बह के अपनी व्यू पॉइंट देंगे ना तो लगेगा कि आपका नॉलेज कहाँ है, लिमिटेड है। तो आपको अपने नॉलेज को बैक करवाना है किसी फेमस रिसर्च, किसी फेमस कुछ एनालिस्ट के व्यू पॉइंट से, कमिटी के व्यू पॉइंट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के व्यू पॉइंट से। आपकी उम्र ही क्या है, आपका तजुर्बा क्या है? आपका तजुर्बा आपके आंसर में दिख रहा है जब आप किसी इस प्रकार के जजमेंट से अपने आंसर को बैक करवाते हैं। तो यही आपका अप्रोच होना चाहिए था आंसर राइटिंग में। तो आई होप आप लोगों को पॉलिटी गवर्नेंस की आंसर राइटिंग में काफी इंप्रूवमेंट होगी इसके बाद। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा जब भी अकेडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे जो कि मेरा कोड है तो इससे आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो दोस्तों एक अच्छी न्यूज है, हम 3 मंथ फ्री एक्सटेंशन दे रहे हैं एंड अगर आप 1 ईयर एंड अबव प्लस GS एंड प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स एडिशनल सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन मिलने वाली है। ये 1 दिसंबर को ऑफर एंड भी हो जाएगा, तो आखिरी दिन है, आज इसका फायदा उठा लें। एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको एडिशनल डिस्काउंट भी है। ये भी दोस्तों 1 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, यानी आज भर के लिए है। तो 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है GS एंड ऑप्शनल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 55,204 रुपीज। ये तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आपको मेरी गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। इसके सिवा UPSC CSE कॉम्बैट है 5 दिसंबर को, 56 सवाल 60 मिनट हैं, 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप पूल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक क्विज है। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसमें एनरोल करें। इसके सिवा UPSC CSE बैचेस हैं, 1 दिसंबर को स्टार्ट हुए हैं, इनका हिस्सा बन सकते हैं। हिंदी बैचेस हैं, इंग्लिश बैचेस हैं, बाइलिंगुअल बैचेस हैं, दोनों ही आपको देखने मिलेंगे। इसके सिवा 20 GS बुक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे अगर आप 1 ईयर एंड अबव GS एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेमिसाल बेनिफिट हैं, पर्सनल गाइडेंस है, स्टडी प्लानर है, लाइफ मेंटरिंग है, टेस्ट एनालिसिस है, एक्सपर्ट्स गाइडेंस है, तो ये सब का फायदा उठाएं। इसके सिवा जो 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है वो है 64,800 रुपए। 2 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1,04,175 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों जो 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है उसकी कीमत है 24,750 रुपए। तो वक्त जाया ना करें, जल्दी से अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले, यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।